हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज गुरुवार का दिन और जैसा कि आप जानते हैं गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम रहता है। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीन संस्थाएं एक साथ मिलकर हम संयुक्त कार्यक्रम करते हैं। तो आज के इस त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज के हमारे अतिथि स्पीकर दिल्ली से केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला भी जुड़ चुकी है और राजू डांगे सर अमरावती से संवाद इंटरनेशनल के संस्थापक वे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए राजू डांगेसर से निवेदन करना चाहूंगा। डांगे सर, आप पहले केसी जैन साहब का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें आमंत्रित करेंगे। उसके बाद 1-2 मिनट हम अलका जी सांखला को भी सुनेंगे। तो पहले डांगे सर, ओवर टू यू। ओके। सभी को गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। हमारे हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है त्रिवेणी संगम, हमारा संवाद अंतरराष्ट्रीय वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा। इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से अनेक दुनिया के जो अलग अलग ट्रेनर है अपनी सेवाएं देती है और सुबह ही बहुत अच्छा ज्ञान हमारे साधकों तक पहुंचाती है। तो ये श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि प्रशिक्षक जो है, बहुत सुप्रसिद्ध ऐसे व्यक्तित्व है जो अभी दिल्ली से, हालांकि नेटिव उनका राजस्थान है लेकिन अभी दिल्ली में है, और बहुत टैलेंटेड व्यक्तित्व है और सोशल के माध्यम से अपना दायित्व भी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे। और उस समय वो 1974 में एचएससी में मेरिट थे, 3rd मेरिट थे। उसके बाद में उन्होंने कॉमर्स ग्रेजुएट किया, सिविल सर्विसेज भी कंप्लीटेड किए, लॉ ग्रेजुएशन भी किया साथ में, और आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इसमें भी सिलेक्टेड है सर। तो इसी के साथ एक एकेडमिक करियर के साथ अपना सर्विस का करियर और प्रोफेशनल करियर भी बहुत बढ़िया, अनेक राज्यों में उनकी सेवाएं जाती है, अनेक देशों में सेवाएं देते हैं, स्टेट लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम सर कर रहे हैं। और ही इज डीपली इंटरेस्टेड इन द मेडिटेशन एंड योगा। तो और उसके साथ में सोशल करियर भी बहुत बड़ा है। ही इज अ रियली स्पिरिचुअल पर्सन और समाज को कुछ देना चाहते हैं। जो ज्ञान का भंडार उनके पास है, ये अनेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे ऐसे केसी जैन सर आज हमें मिले हैं, तो मैं पुनश्च तीनों संस्थाओं की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के हम सर का स्वागत करेंगे। स्वागत स्वागत स्वागत, वेलकम सर। बहुत सुंदर लगा मुझे कि आपका जो रिज्यूम है वो पढ़ के, इतनी सेवाएं, ऐसा मराठी में बोला जाता है कि ती जगला यापेक्षा कसा जगला। तो कितना जीता है आदमी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो किस टाइप से ज्यादा दुनिया के लिए क्या करता है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, तो ये तो माटी की कीमत है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो हमेशा दुनिया के लिए काम आएगा, हर व्यक्तित्व के लिए काम आता है। तो हमें बहुत खुशी हो रही कि आज हमारे त्रिवेणी संगम में किसी जैन सर आज प्रबोधन करने वाले हैं। श्वास का विज्ञान, साइंस ऑफ ब्रीथिंग, जो ब्रेथ है उसका साइंस क्या है, उसके पीछे का रहस्य क्या है, ये सभी बातें हमें सुंदर तरीके से बताने वाले हैं हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के आनंदमल सेठिया। अलका मैडम जो कल्याणम योगा की फाउंडर है, ये दुनिया से अलग अलग ट्रेनर को कांटेक्ट करके
उनकी सेवाएं लेती है, बहुत डेडिकेशन उनका इस क्लास के प्रति है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और सभी साधकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए आनंदमल सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे अलका मैडम को इनवाइट करें। ओके, हाँ, धन्यवाद। अलका जी। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जी। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि जब हमारे इतने बड़े हमारे ट्रेनर आए हैं जिनके बारे में आपने सुना कि प्रोफेशनल के साथ उन्होंने कितना बैलेंस किया है, और नहीं तो कुछ लोग बस प्रोफेशन प्रोफेशन टाइम ही नहीं मिलता। तो एक उदाहरण है कि भाई प्रोफेशन के साथ भी हम जो कुछ एक विषय में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, तो उसका उदाहरण है जैन साहब। राजू डांगे ने पूरा राजू जी ने पूरा इंट्रोडक्शन तो दिया है, परंतु इनका अभी दिल्ली में जो काम कर रहा है वो बहुत जबरदस्त काम है और रिसर्च ओरिएंटेड। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी छोटी बातें होती है उसका वो रिसर्च बहुत करते हैं। और अभी साइंटिफिक जो हम लोग जैन साहब हर मंगलवार को हम श्वास पर ही क्लास ले रहे हैं। समताल श्वास प्रेक्षा का एक ऑलरेडी मेन प्रोग्राम उनको इंट्रोड्यूस किया है, और उसके साथ साथ हम श्वास के साथ छोटी छोटी बातें पूरे जो हमारे श्वसन तंत्र है उसका एक एक पार्ट लेके उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं हर मंगलवार को। और लगभग हमारे 5-6 एपिसोड हो चुके हैं एक एक पार्ट को समझते हुए। तो आज अब जो साइंस बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी बताने की शैली आप देखोगे बहुत सहजता से बताते हैं, बहुत सिंपल वे, एकदम अपने को दिल को छू जाने वाले हैं। कई कार्यक्रम इनके हमने अटेंड किए हुए और सूरत में भी ये आ चुके हैं और बहुत अपनी सेवा दे चुके। हमारा एक नियम है कि व्यक्ति के बहुत गुण होते हैं पर हमारे पास उनका नॉलेज लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम ज्यादा समय इंट्रोडक्शन में और बात करने में नहीं देते हुए ज्यादा से ज्यादा ज्ञान कैसे मिले, इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए तीनों संस्थाओं की तरफ से, त्रिवेणी संगम की तरफ से और सब लोग हमारे जो जुड़े हैं उसमें से कुछ लोग हैं वो तो एकदम परमानेंट है, रोज आने वाले, डेली आने वाले हैं। तो हमारा इस प्रकार का ये जो क्लास चल रहा है और इसमें आज आपने हमें जो मौका दिया आपकी सुनने का, ये उसके लिए हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। 365 दिन नॉन स्टॉप का वर्ड रिकॉर्ड करना कोई इजी बात नहीं होती है, परंतु आनंद भाई जी की मेहनत, लगन और पूरा समर्पण, ये तीनों के कारण हमारे ये जो अलग क्लासेस चल रही है वहां पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आके जुड़ते हैं। कल ही नेपाल से एक बहुत बड़े व्यक्ति ने क्लास लिया, तो इसके पहले अमेरिका से भी लोग जुड़े हैं, कई लोगों ने ट्रेनिंग दिया है। तो आपका भी यहाँ हम स्वागत करते हैं। सुस्वागतम सुस्वागतम एंड वेलकम। माइक हैंड ओवर टू केसी जैन सर। ओम अरहम। ओम अरहम। आज का हमारा विषय है साइंस ऑफ ब्रेथ, श्वास का विज्ञान। ध्यान की जितनी भी परंपराएं हैं लगभग सभी परंपराओं में श्वास को आधार बनाया गया है। श्वास से ही प्रयोग को प्रारंभ किया जाता है और श्वास पर ही प्रयोग को संपन्न किया जाता है। यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि श्वास को इतना महत्व क्यों दिया गया है। हम श्वास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, व्यवहार में उसका बहुत कम उपयोग करते हैं। भोजन दिन में कोई 1 बार करता है, कोई 2 बार करता है, कोई 3 बार करता है, कोई 4 बार करता है और कोई थोड़ा ज्यादा भी करता होगा, क्योंकि भोजन से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है और तब ही हम जीवित रह पाते हैं। जो व्यक्ति 6 बार दिन में भोजन करता है वो उसे कम कर 6 दिन में अगर 1 बार ले आए तब भी कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, वह व्यक्ति जीवित रहेगा।
लेकिन कभी हमने यह नहीं सोचा कि हम श्वास कितनी बार लेते हैं और उससे ज्यादा बार लेंगे या उससे कम बार लेंगे। जैसे ले रहे हैं वैसे न लेकर अगर उसमें परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा। हमने जब से जीवन में प्रवेश किया, शिक्षा प्राप्त की, और प्रतिदिन अब तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, इतने मैसेजेस हमें सोशल मीडिया के ऊपर मिलेंगे, क्या भोजन करना चाहिए, कितना भोजन करना चाहिए, कब भोजन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। शायद उसका 1% भी हमें श्वास के ऊपर नहीं मिलता। आश्चर्य की बात है, जबकि श्वास हम 24 आवर 24 घंटे लेते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं आता जब हम बिना श्वास के रहते हो। दूसरी बात यह है कि जब हम भोजन नहीं कर रहे होते हैं तब भी श्वास लेते हैं, और जब भोजन कर रहे होते हैं तब भी श्वास लेते हैं। थोड़ी थोड़ी हमें यह जानकारी है कि जो भोजन हम खाते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं ना, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, उस कार में हम पेट्रोल अथवा डीजल अथवा गैस का उपयोग करते हैं। अब उस कार में पेट्रोल डीजल के साथ यदि ऑक्सीजन न जाए तो क्या वह गाड़ी चल पाएगी? क्योंकि ऑक्सीजन का सहयोग मिले बगैर वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। घर में हम अग्नि जलाते हैं, गैस जलाते हैं, गैस तो पीछे से आती रहे, लेकिन अगर ऑक्सीजन उसे न मिले तो क्या गैस जल पाएगी? गैस नहीं जल पाएगी, हम जानते हैं, क्योंकि जो जलने का काम है वो ऑक्सीजन के मिलने से ही संभव हो पाता है। इसी प्रकार से जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ यदि ऑक्सीजन न मिले तो वह भोजन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। उसको कन्वर्ट करने के लिए भोजन की जो पचने के अंदर प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में साथ में ऑक्सीजन चाहिए, और वह ऑक्सीजन हमें श्वास के रूप में मिलती है। और प्रकृति ने यह व्यवस्था भी कर रखी है कि हम 1 मिनट में 15 से 17 बार श्वास लें। केवल एक ही बार श्वास नहीं लेते। भोजन हो सकता है कि हम 24 घंटे में एक बार ले लें, बहुत लोग एकांतर तप करते हैं तो एक दिन छोड़कर एक दिन ले लें, परंतु श्वास हमें 1 मिनट में 15 से 17 बार लेना होता है। और जैसे ही हम श्वास लेना बंद करते हैं वैसे ही दम घुटने लगता है, और ये कहा जाता है यदि किसी व्यक्ति का जीवन पूरा हो जाए तो उस व्यक्ति की सांसें पूरी हो गई। अब उसको नहीं बचा, सांस रुक गई, सांस से पूरी हो गई, व्यक्ति का जीवन संपन्न हो गया। कोई कहे कि उसका भोजन उसने पूरा कर लिया तो वह व्यक्ति अभी भी जीवित है, लेकिन सांसें यदि पूरी हो गई तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अब जीवित नहीं है, उसका जीवन संपन्न हो गया। जिस श्वास का हमारे जीवन में इतना महत्व है, उस श्वास की बारीकी को हमें और अधिक समझने की जरूरत है। हमने भोजन के उपवास के बारे में जाना है, पानी के उपवास के बारे में भी जाना है। जो जैन परंपरा के लोग हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, वे रात्रि को पानी भी नहीं पीते। और जो उपवास करते हैं वे भी बहुत से लोग हैं जो पानी भी नहीं लेते। तो हम भोजन भी छोड़ देते हैं, पानी भी छोड़ देते हैं। और अब विज्ञान ने यह प्रमाणित करना शुरू कर दिया है कि जब हम भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते, तो हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, हमारा स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ता है। वह किस प्रकार से बढ़ता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग से, स्टार्विंग से। ये अपने आप में एक स्वतंत्र विज्ञान है, उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, परंतु हम इस बात को जरूर जानते हैं कि फास्टिंग, वेदर ऑफ फूड और ऑफ वाटर, बोथ इज वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ। कल तक मुझे ध्यान है, आज से 25-30 साल पहले की बात है, बहुत अधिक समय नहीं हुआ,
हम अपने साथियों के साथ ऑफिस में बैठे थे, लंच कर रहे थे और हम लोग सब साथ बैठकर खाते थे, अच्छा अच्छा भोजन करते थे। तो एक साथी मजाक में मेरे साथ कह रहे थे कि साहब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप जैनी लोग फास्ट क्यों करते हैं, जब अच्छा खासा ईश्वर ने खाने के लिए दिया है और अच्छी अच्छी चीजें उपलब्ध हैं, तो यह नहीं खाने वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही। आप जरा कुछ समझाएंगे कि इससे क्या फायदा होता है? और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ बात कहूं कि आध्यात्मिक रूप से जो श्वास को भोजन को लेकर के मान्यता है कि यह कर्म निर्जरा का या अथवा त्याग का एक स्वरूप है, संकल्प शक्ति के विकास का स्वरूप है, उसका जो बायोलॉजिकल विज्ञान है, उस विज्ञान के बारे में मुझे जानकारी उस समय नहीं थी। परंतु यह प्रश्न आज इतनी बड़ी मात्रा में और इतने बड़े स्तर के ऊपर उत्तर दिया जा चुका है कि संभवतः अब उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो इस पर नोबेल प्राइज मिल चुका है कि भोजन न करने से कितना अधिक लाभ होता है, पानी न पीने से कितना अधिक लाभ होता है, और वह हमारे लिए कितना अनिवार्य है, आवश्यक नहीं है, कितना अनिवार्य है। लेकिन एक विषय इन सब से अभी भी छूटा हुआ है, श्वास। फास्टिंग ऑफ ब्रेथ क्या अभी हमने सोचा है कि जैसे भोजन की फास्टिंग करते हैं, भोजन का उपवास करते हैं, पानी की फास्टिंग करते हैं, वैसे ही ब्रेथ फास्टिंग भी करनी होती है, ब्रेथ स्टार्वेशन भी करना होता है, ब्रेथ को भी कम लेना होता है। यह शायद कहीं हमारे चिंतन में नहीं है कि श्वास को कम लेना भी उतना ही जरूरी है जितना भोजन और पानी का संयम करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि श्वास तो जितना भी तेजी से चाहे, जितनी भी मात्रा में चाहे, उतनी मात्रा में लेते रहे, भोजन और पानी का केवल संयम करें, क्योंकि श्वास भी तो हमारा भोजन ही है। श्वास में न जाने कितने कितने मिलियन एलिमेंट्स है जो मिलकर के हमारे शरीर की सारी प्रक्रियाओं को चलाते हैं। अब श्वास भीतर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और उससे जो अंदर पूरी प्रक्रिया बनती है, वह तो इन भोजन और पानी के तत्वों से कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम थोड़ा श्वास के बारे में, उसकी इस प्रक्रिया के बारे में, श्वास को कितना लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, उसके हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है, क्यों प्रभाव होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे और एक छोटा सा प्रयोग करने का प्रयास भी करेंगे। क्या श्वास केवल ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का नाम है? 1 मिनट में 15 से 17 बार जो हम श्वास लेते हैं, यह हमें क्या बताता है? क्या श्वास इससे कम अथवा ज्यादा लिया जा सकता है? यदि कम और ज्यादा लेते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है? 15 से 17 बार जो हम 1 मिनट में श्वास लेते हैं, वह एक प्राकृतिक स्वरूप है। हम नेचुरल फॉर्म के अंदर श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। हम भी प्रकृति की ही देन है, और प्रकृति ने जो मनुष्य को बनाया है वो एक अद्भुत प्राणी बनाया है। आप में से जो लोग जैन परंपरा से संबंध रखते हैं और बाकी परंपराओं में भी वही बात होगी संभवतः, कि केवल और केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो प्रकृति के नियम को समझकर और उसके गुणों को अपनाकर अपनी जीवनचर्या में परिवर्तन कर अनंत विकास की संभावनाएं तलाश सकता है। इसीलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसके अतिरिक्त कोई भी प्राणी मनुष्य की तुलना नहीं कर सकता। अब प्रकृति के जितने भी दूसरे प्राणी हैं, उनको इस बात की स्वतंत्रता नहीं है, प्रकृति ने उनको यह वरदान नहीं दिया है कि वे उसमें परिवर्तन कर सके। क्या आप किसी कुत्ते को श्वास को धीमे और तेज लेने से ट्रेन कर सकते हैं? एक हाथी धीमे श्वास लेता है, कुत्ता तो तेज श्वास लेता है। क्या आप हाथी जो इतना बुद्धिमान पशु माना जाता है, बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, गणेश का स्वरूप मानते हैं, विजडम का स्वरूप हाथी को मानते हैं, जैसे शेर को हम लोग एक प्रतीक रूप के अंदर बोल्डनेस का, निर्भीकता का प्रतीक मानते हैं, तो क्या हाथी अपने श्वास की गति और लय को कम या ज्यादा कर सकता है? नहीं कर सकता।
छोटे से लेकर के बड़ा सा बड़ा प्राणी चाहकर भी, क्योंकि उसके पास वह बुद्धि, वह विवेक, वह शक्ति ही नहीं है कि वह इसमें परिवर्तन कर सके। क्या वे अपने भोजन में परिवर्तन कर सकते हैं? कोई भी मांसाहारी पशु जो पूर्ण मांसाहारी है, क्या वह शाकाहारी हो सकता है? नहीं हो पाएगा। प्रकृति ने ये व्यवस्था प्रदान नहीं की है। उसको मांसाहार पर ही जीना है और उसके साथ ही उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। जब वह पशु बूढ़ा हो जाता है, शिकार नहीं कर सकता, तो चाहे वह भूख से मर जाता है, परंतु वह ऐसा नहीं है कि अब उसके सामने मांसाहार को छोड़ करके दूसरा भोजन ला दिया जाए तो उस भोजन को खा लेगा और जीवित रह जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। जितने भी मांसाहारी पशु हैं, जंगल में रहते हैं, उनकी मृत्यु कैसे होती है कि जब उनका आयुष्य पूरा हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, तो वे शिकार नहीं कर सकते, तो वे बिना भोजन के वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसी प्रकार से जो शाकाहारी पशु हैं, घोड़ा है, हाथी है, गाय है, अब उन पशुओं के सामने मांस रख दिया जाए तो क्या वे मांस को खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। वे उसको सूंघेंगे और छोड़ देंगे। उनकी प्रकृति उनको इस बात की अनुमति ही नहीं देगी कि वो किसी प्रकार से खाएं। और धोखे से भोजन में मिला करके, जैसे एक बार इंग्लैंड में प्रयास किया गया था कि उनको, कि उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उनके भोजन में नॉन वेज मिला दिया गया, तो एक बड़ी भयंकर बीमारी गायों को हो गई थी। उसे काऊ कुछ बीमारी का नाम मैं भूल रहा हूँ, बीमारी का नाम दिया गया था, मैड काऊ या कुछ ऐसा नाम दिया गया था। और वो इतनी भयंकर बीमारी हो गई थी कि उस बीमारी का महामारी रूप लेने का एक स्वरूप आ गया था, क्योंकि हमने प्रकृति के इस नियम के साथ छेड़छाड़ की कि वह शाकाहारी पशु को मांसाहार देने का हमने प्रयास किया। तो प्रकृति इस बात की अनुमति नहीं देती है। केवल और केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसे प्रकृति ने इस बात की छूट दी है। वह छूट इसलिए दी है कि प्रकृति ने बुद्धि और विवेक नाम की दो चीजें मनुष्य को प्रदान की हैं। अनंत बुद्धि का और अनंत विवेक का धनी मनुष्य को प्रकृति ने बनाया है, और चूंकि उसे कर्म योनि में भेजा है कि अब तुम कर्म करो, और उस कर्म के साथ वह अनंत विकास की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है या नीचे गिरने की गड्ढे की गहराइयों में जाना चाहता है, यह उस पर निर्णय छोड़ दिया है। तुम नीचे गिरना चाहते हो, नीचे गिरो, विकास करना चाहते हो, विकास करो, यह तुम्हारा निर्णय है। तुम्हारे साथ कर्म संस्कार है और तुम्हारे पास बुद्धि और विवेक है। अब आप निर्णय ले लीजिए। एक उदाहरण देता हूं छोटा सा मैं, कि जैसे हमारे पास गाड़ी है, हम कार चला रहे हैं और कार का स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। अब आजकल तो नई नई गाड़ियां आ रही हैं, उसमें 250 से लेकर 300 तक की स्पीड होती है। अब यह हमारा विवेक है कि उस गाड़ी को हम 250 से 300 की स्पीड पर चलाना चाहते हैं, 150 की स्पीड पर चलाना चाहते हैं, 80 की स्पीड पर चलाना चाहते हैं, कि 50 की स्पीड पर चलाना चाहते हैं। सबके अलग अलग परिणाम हैं। 250 की स्पीड पर चलाएंगे, गाड़ी बहुत तेजी से फराटे से दौड़ेगी, परंतु गाड़ी की एवरेज कम हो जाएगी, गाड़ी का वियर एंड टियर ज्यादा हो जाएगा, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे उसकी स्पीड को कम करते चले जाएंगे, वैसे वैसे उसकी एवरेज इंप्रूव होती चली जाएगी, वियर एंड टियर कम होता चला जाएगा और एक्सीडेंट का खतरा कम होता चला जाएगा। अब हम ड्राइवर सीट पर बैठे हैं, निर्णय हमें लेना है। वही बात हमारे साथ श्वास के साथ भी लागू होती है कि प्रकृति ने हमें 15 से 17 बार श्वास लेने की व्यवस्था दी है, और इस बात का विवेक, इस बात की बुद्धि दी है कि अब इसे आप कितना कम और ज्यादा करना चाहते हैं, यह आपकी स्पीड पर निर्भर करता है। हम अब इस विज्ञान को समझें कि हम कम अथवा ज्यादा क्यों करें। हम श्वास भीतर लेते हैं, वह श्वास भीतर हमारे फेफड़ों में श्वास का शुद्धिकरण होता है, हम जानते हैं। वह रक्त के साथ मिलता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन रक्त के भीतर मिल जाती है, और हृदय उस शुद्ध हुए रक्त को पंप इन करता है। पंप करने का काम, भेजने का काम हृदय करता है। वह हृदय से जो निकला हुआ रक्त पंप होकर के जब एक एक कोशिका में जाता है, तो वह एक एक कोशिका में
ऑक्सीजन के साथ शुद्ध हुआ रक्त प्रवेश करता है, ऑक्सीजन भीतर जाती है और वह रक्त वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल करके अपने साथ ले लेता है। जिस कोशिका में यह ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, उसके पास केवल एक ही रास्ता है। जो बंबई में रहने वाले हैं उन्होंने मेट्रो को देखा है, लोकल ट्रेन को देखा है, दिल्ली में वालों ने मेट्रो को देखा है, अब तो नागपुर में भी मेट्रो आ गई है। तो मेट्रो से उतरने और चढ़ने का एक गेट होता है, उसी गेट से यात्री उतरते हैं, उसी गेट से यात्री भीतर जाते हैं। तो उस गेट से पहले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, जब जगह खाली हो जाएगी तो रक्त के साथ वह ऑक्सीजन भीतर चली जाएगी। यह प्रक्रिया चलती रहती है। परंतु आप ध्यान करें कि आप बंबई के लोकल ट्रेन के बाहर खड़े हैं दादर स्टेशन पर, और बहुत बड़ी भीड़ लगी है वहां पे। लोग भीतर जाने के लिए उतावले हैं कि अंदर किसी ढंग से घुसने को मिल जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। और अंदर भी बहुत बड़ी भीड़ है, क्योंकि दादर स्टेशन बहुत बड़ा है और अंदर वाले यात्री भी जल्दी से बाहर उतरना चाहते हैं, क्योंकि यदि बाहर नहीं उतर पाए तो फिर वे अगले स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, उनको समय अधिक लग जाएगा, फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बाहर से लोग भीतर धक्का मार रहे हैं, भीतर वाले लोग बाहर धक्का मार रहे हैं। आधे उतरने वाले यात्री भीतर रह गए और आधे चढ़ने वाले यात्री बाहर रह गए। न पूरे यात्री उतर पाए और न पूरे यात्री चढ़ पाए। यदि आराम से व्यवस्था की गई होती, पहले सारे यात्रियों को उतार जाने दिया होता और उसके बाद अंदर जाने वाले यात्रियों को अंदर जाने दिया गया होता, तो पूरे यात्री बाहर निकल जाते और पूरे यात्री भीतर चले जाते और सबकी यात्रा सफल हो जाती, सुगम हो जाती। ऐसा नहीं हो पाता। वही बात हमारे स्वास्थ्य के साथ लागू होती है कि देखिए, जैसे अवस्था बढ़ती है, आप मान लीजिए कि हम 1 मिनट में 20 श्वास लेते हैं, उदाहरण के तौर के ऊपर। इसका मतलब 3 सेकंड में हम एक श्वास लेते हैं, लेते नहीं है, 3 सेकंड में एक श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। लेने और छोड़ने दोनों का समय जो है वो लगभग 3 सेकंड है। उसमें श्वास लेने में थोड़ा समय लगता है, कुछ क्षण के लिए हम रुकते हैं, फिर श्वास छोड़ने में थोड़ा समय लगता है, कुछ क्षण के लिए हम रुकते हैं, इतना हमें समय लगता है। तो श्वास भीतर गया और हमारी कोशिका के भीतर जाने के लिए वो ऑक्सीजन तैयार है, 1.5 सेकंड का समय है। उस 1.5 सेकंड में कोशिका ने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। अब पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका बाहर निकालती, उससे पहले ही ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन भीतर घुसने का प्रयास कर रही है। अब उस लोकल ट्रेन के सीन की तरह ऑक्सीजन का भीतर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, यह एक संघर्ष चल रहा है। और पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती, उससे पहले ऑक्सीजन पहुंच गई और फिर वो पूरी ऑक्सीजन भीतर जाती, इससे साथ ही दूसरी ऑक्सीजन का थक्का और पीछे से धक्का लग करके आ गया। परिणाम, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकली और पूरी ऑक्सीजन भीतर नहीं गई। हमने बड़ी मेहनत की थी, 1 मिनट में 20 श्वास ले रहे थे, जल्दी जल्दी श्वास ले रहे थे कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगी उतना लाभ होगा। परंतु हम बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन का उपयोग कर पाए, वह वेस्ट मटेरियल के रूप में, क्योंकि कोशिका उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाई, सोख ही नहीं पाई, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी मात्रा में बाहर आ गई और थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी बाहर आ गई। होना यह चाहिए था कि हम पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते और पूरी ऑक्सीजन को हम अंदर सोख लेते, एब्जॉर्ब कर लेते, तो हमारा एफिशिएंसी लेवल बहुत कम हो गया। अब उसके विपरीत यदि हम धीमे धीमे लंबा गहरा श्वास लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? जैसे आप समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग करते हैं, जैसे अभी अलका जी ने थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ दिनों से आपका समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग चल रहा है। तो समताल श्वास परीक्षा का जो है अलग अलग समय का प्रयोग होता है, 15 सेकंड के अंदर एक श्वास लेने छोड़ने का प्रयोग होता है, मॉडरेट करते हैं 20 सेकंड का होता है, और यदि हम एडवांस्ड वाला करते हैं तो लगभग 30 सेकंड का होता है। हम मान लेते हैं कि 20 सेकंड का प्रयोग हम कर रहे हैं, मॉडरेट वाला प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब 5 सेकंड में हमने श्वास भीतर लिया, 5 सेकंड के लिए हमने श्वास को रोक करके रखा, फिर 5 सेकंड के लिए श्वास को छोड़ा और 5 सेकंड श्वास को रोक करके रखा। तो अब श्वास को भीतर लिया और रोक कर रखा, इतनी देर में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने का पूरा समय मिल गया, वह बिल्कुल खाली हो गई। और केवल खाली नहीं हो गई, जैसे भूख लगती है और हम भूख से छटपटाने लगते हैं,
हम लोग सभी व्रत उपवास करते हैं, तो आप ध्यान कीजिए कि जिस दिन व्रत उपवास होता है ना, तो उस दिन जो बड़ा साधारण खाना भी घर में बना होता है, उसकी गंध बहुत बढ़िया आती है और उस गंध को हम बहुत जल्दी पकड़ते हैं। कई बार तो हो सकता है कि पेट भरा हो अच्छी तरह से, तो पकवान की गंध भी ठीक से हम नहीं पकड़ पाते। और जिस दिन उपवास किया हुआ होता है, तो छोटी से छोटी चीज की गंध भी हमें बड़ी अच्छी तरह से आती है, बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। और उस गंध से भूख भी बड़ी अच्छी जागृत होती है। वह निमित्त बनता है हमारी भूख को जागृत करने का। वह एक तरह से हमारा इम्तिहान लेती है। और कई बार तो कहते हैं भैया इस खाने को हमसे दूर रखिए, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव हार्मोन्स अब रिलीज होने लगे हैं, भूख ज्यादा लगने लगी है। और एक परंपरा भी है कि जब कोई व्यक्ति यहाँ हमारे उपवास कर रहा होता है, तो उसके सामने बैठ करके हम पकवान बना करके नहीं खाते हैं, क्योंकि उसकी भूख और जागृत होगी। और यदि उसके मन में किसी प्रकार का भ्रम होगा अपने उपवास को लेकर के, तो उसके कर्मों के निमित्त हम बनेंगे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। तो ऐसे ही जब श्वास पूरा कार्बन डाइऑक्साइड खाली हो जाएगा, तो पहले तो जैसे आजकल मैं बहुत बार ये उदाहरण देता हूँ, बड़ा सटीक मुझे उदाहरण लगता है। ये वैसी स्थिति है जैसे आजकल की मम्मी लोग अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं, कि उसको भूख नहीं लगती बच्चे को, उससे पहले कहती है खाओ बेटा खाओ, वो कहता भूख नहीं है। तो जिस खाने को, जिस भोजन को उसको 10 मिनट में संपन्न करना चाहिए, वो भोजन करवाने में 1.5 घंटे का समय लगता है। और एक मेड को और साथ में लेकर के रखा जाता है और उसके पीछे पीछे घूम करके उसको खाना खिलाया जाता है कि किसी ढंग से वो खाना खा ले। उसी बच्चे को यदि जोर से भूख लगी होगी, तो दौड़कर मम्मी के पास आएगा कि मम्मी मम्मी मुझे खाना खिलाओ, भूख लगी है। एक बड़ी सीनियर आईएएस अफसर हैं, वो एक दिन मेरे पास साधना केंद्र में आई, तो कहने लगी मेरी समस्या है। तो मैंने कहा क्या? कि मेरी 4 साल की छोटी बच्ची है, वो भोजन नहीं करती, कमजोर है। तो मैंने कहा आपने तो आईएएस की परीक्षा पास की है, तो जनरल नॉलेज के अंदर आपने बायोलॉजी तो जरूर पढ़ी होगी। भूख क्यों लगती है? जब डाइजेस्टिव हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। जैसे ही डाइजेस्टिव हार्मोन सिक्रीट होंगे तो भूख लगेगी। डाइजेस्टिव हार्मोन्स कब सिक्रीट होते हैं? जब भूख लगी होगी। तो भूख लगी ही नहीं, तो डाइजेस्टिव हार्मोन सिक्रीट नहीं हुए, तो फिर आप भोजन करवाएंगी तो वह भोजन पचेगा नहीं। और जब तक वह पूरा पचा नहीं, उससे पहले आपने दोबारा भोजन करने के लिए उसे बोल दिया, तो फिर उसके बिना डाइजेस्टिव हार्मोन सिक्रीट हुए बार बार उसको भोजन अगर आप करवाती चली जा रही हैं, तो वह भोजन आपने करवाया, लेकिन भोजन करने से स्वास्थ्य नहीं बनता। स्वास्थ्य तो बनता है भोजन के पचने से। तो जब डाइजेस्टिव हार्मोन सिक्रीट नहीं हुए, तो वह भोजन ठीक से पचा ही नहीं, उसका न्यूट्रिशन मिला नहीं, तो फिर उसका स्वास्थ्य बनेगा कैसे? कहने लगे हाँ साहब ये तो बड़ी सरल सी बात है। तो मैंने कहा जितना समय आप उसको भोजन कराने में लगाती हैं, उतना ही समय उसको आप नाचने और कूदने में लगाइए, जिससे उसे भूख लग जाए। तो आपका भोजन करवाने में समय बहुत कम लगेगा। हाँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको कि आप उसको नाचने कूदने में अधिक लगाएं, जिससे कि वो एनर्जाइज हो जाए और भूख लग जाए। वही बात हमारी कोशिका के साथ है। तो जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, तो अब वह भूख से छटपटा रही है। ब्रेथ स्टार्वेशन हो गया, ब्रेथ की फास्टिंग हो गई। कह रही है, श्वास, ऑक्सीजन लाओ, ऑक्सीजन लाओ, ऑक्सीजन लाओ, मम्मी भोजन दो, मम्मी भोजन दो, मम्मी भोजन दो। वो छटपटा रही है। इस छटपटाने का फायदा क्या हुआ कि जब हमने पूरा फेफड़ों में, देखिए पहले 20 सेकंड श्वास ले रहे थे 1 मिनट में, और अब हम 20 सेकंड में एक श्वास ले रहे हैं। क्योंकि अगर मॉडरेट ले रहे हैं तो 5-5 सेकंड का हम हिसाब लगाते हैं, तो 20 सेकंड में एक श्वास ले रहे हैं। मतलब 7 गुना हमारे श्वास की मात्रा हो रही है, जो हम फेफड़े भर रहे हैं। इतनी अधिक मात्रा में लिया, और उसी मात्रा में अब वो ऑक्सीजन भीतर जा रही है एक साथ, और वह हमारी कोशिका उसको एब्जॉर्ब कर रही है, सोख रही है। तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली और पूरी ऑक्सीजन भीतर चली गई। तो उसकी एनर्जी कम लगी, स्टारवेशन हुआ, डिमांड पैदा हुई। और डिमांड पैदा करने की एक अपनी उपयोगिता है। प्रकृति का दूसरा नियम क्या है? इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। अगर आप उपयोग नहीं करेंगे तो वह नष्ट हो जाएगा। अपने हाथ को सुबह से लेकर शाम तक आप एक ही जगह रख करके देखिए कि आज इस हाथ को मुझे पूरा विश्राम देना है, आज इससे बिल्कुल भी काम नहीं लेना।
उसको रहने दीजिए यहीं पे। शाम तक क्या हो जाएगा, वो हाथ जाम हो जाएगा, उसके मसल्स जाम हो जाएंगे, उसके टिश्यू जाम हो जाएंगे। हमने अपने ब्रेन से कई जगह काम लेना बंद कर दिया, टेलीफोन नंबर याद करना बंद कर दिया। अब पता लगा कि भाई पूछ रहे हैं कि भाई साहब जरा मेरा नंबर बताइए कौन सा नंबर है, तो अपना ही टेलीफोन नंबर याद नहीं रहता, अपने घर वालों का टेलीफोन नंबर याद नहीं रहता, क्योंकि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी पावरफुल है। हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नंबर का मतलब आजकल जानते हैं। हम लोग जो गूगल पे सर्च करते हैं वो जानते हैं कि जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर चीज को सर्च किया, गूगल वैसी 15 चीजें आपको और निकाल करके दे देगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जानता है कि आप किस तरह की सामग्री को खोज रहे हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी जानती है कि अब आप इस चीज को काम में नहीं लेना चाहते हैं, अच्छा काम में नहीं लेना चाहते, इसको छोड़िए पीछे, उसको जाम कर दीजिए। जिस चीज को आप काम में लेना चाहते हैं उसको एक्टिवेट कर दीजिए। कोई अगर घूमने जाता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई व्यायाम करता है, तो क्या होता है, उन मसल्स को काम में लेना शुरू करते हैं, वो मसल्स ताकतवर बन जाते हैं। जिन मसल्स को हम छोड़ देते हैं वो मसल्स बेकार होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि मेहनत कीजिए, क्योंकि वो हमारे सारे ऑर्गन्स अगर एक्टिवेट रखना है, ब्रेन को एक्टिवेट रखना है, तो ब्रेन को मेहनत करनी रहनी पड़ेगी। एल्जाइमर के बारे में, एल्जाइमर की जो डिजीज होती है जहां स्मरण शक्ति का लॉस होने लगता है, डिमनेशिया होने लगता है, उसका इलाज क्या है कि आप ब्रेन को जितना ज्यादा काम में लेंगे तो आपको एल्जाइमर की डिजीज नहीं होगी, आपको भूलने की जो बीमारी है वो नहीं होगी, डिमनेशिया नहीं होगा। जितना आप काम में लेंगे उतना बीमारी की संभावना बढ़ जाएगी। इस प्रकार से हम सेल के साथ भी क्या होगा कि अब जब सेल की स्टार्वेशन हो रही है ऑक्सीजन की, उसके उपवास करना पड़ रहा है, तो अब सेल मेहनत कर ऑक्सीजन मांग रही है, बार बार प्रयास कर रही है कि कहां से उसको ऑक्सीजन मिले और कैसे उसको एब्जॉर्ब करे। तो हर कोशिका को हमने एक्टिवेट कर दिया, उसको क्रियाशील बना दिया, उसको मेहनत करने योग्य बना दिया कि वह ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैसे ग्रहण करके लाए, कैसे मेहनत करके लेकर आए, मेहनत से कमाए। तो अब हर कोशिका को हमने ताकतवर बना दिया, मेहनत करवाना शुरू कर दिया, और उसके बाद उसको पूरी मात्रा में ऑक्सीजन भी मिली। तो अब इसका परिणाम क्या होगा, ऑक्सीजन अधिक मिली, पूरी मात्रा में मिली, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक छोड़ी और पूरी मात्रा में छोड़ी, टॉक्सिक वेस्ट को हमने खाली कर दिया और जो न्यूट्रिशन है उसको पूरा भर लिया। तो हर कोशिका मजबूत हो गई, और हर कोशिका मजबूत हो गई तो हर टिश्यू मजबूत हो गया, सेल मजबूत होगी तो टिश्यू मजबूत होगा, टिश्यू मजबूत होगा तो ऑर्गन मजबूत होगा, ऑर्गन मजबूत होगा तो पूरा का पूरा हमारा ऑर्गन सिस्टम मजबूत होगा, हम पूरे के पूरे स्वस्थ हो जाएंगे। तो यह बड़ा एक साधारण सा विज्ञान है, इस विज्ञान को समझने की हमारी अपेक्षा है। आप इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा विज्ञान देखिए। प्रकृति ने सारी की सारी हमारी बड़ी सुंदर व्यवस्था की हुई है, हमें तो केवल प्रकृति के नियम को समझना है, बदलना नहीं है। बदल सकते ही नहीं हम लोग, पूरा का पूरा अध्यात्म का विज्ञान प्रकृति के नियम को समझने का विज्ञान है। फिजिक्स है, फिजिक्स क्या है, हम गुरुत्वाकर्षण की शक्ति क्या, हम एक विज्ञान है प्रकृति का कि गुरुत्वाकर्षण होता है, हम उस नियम को बदलते नहीं है, उस नियम को समझकर हम चांद और मंगल तक की यात्रा करते हैं। तो अब दूसरा प्रकृति का, जैसे मैंने एक नियम आपको बताया कि किस प्रकार से श्वास की गति और ले हमारे सेल को प्रभावित करती है, दूसरा कि स्टारवेशन से कैसे हम प्रभावित होते हैं, और तीसरा ये कि जिसका जितना हम उपयोग करते हैं उतना ही हमारी वो शक्ति बढ़ती है जितना उपवास करते हैं। चौथा क्या है कि जैसे ही हमारे मन में अलग अलग तरह के भाव आते हैं, हमारा शरीर वैसी ही प्रतिक्रिया देता है। गुस्से का भाव आएगा तो हमारी आंखें लाल होने लगेगी, होठ फड़फड़ाने लगेंगे, शरीर में कंपन होने लगेगा। भय का भाव आएगा, चेहरा पीला पड़ जाएगा। क्यों? कि प्रकृति ने व्यवस्था की हुई है कि जैसे ही भय का भाव आया तो अभी उस भय से मुक्ति पाने के लिए उसको शरीर के दूसरे अंगों को रक्त ज्यादा भेजना जरूरी है। पहले उन अंगों को बचाइए, वहां ज्यादा रक्त की सप्लाई कीजिए। ब्रेन को, चेहरे को एक बार सप्लाई कम भी मिल जाएगी तो काम चल जाएगा। ये हमारे शरीर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काम करना शुरू किया। तो चेहरा पीला पड़ जाता है। चेहरा पीला इसलिए पड़ा कि वहां पे ब्लड की सप्लाई कम होगी, दूसरे ऑर्गन्स को एक बार उस भय से लड़ने के लिए, उस टॉक्सिक से लड़ने के लिए ज्यादा रक्त की जरूरत थी। ये हमारी एआई ने काम किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काम किया। तो जितने पॉजिटिव थॉट आएंगे, जितने नेगेटिव थॉट आएंगे, उसका उसी प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव होगा। और हमारा जो रक्त का संचालन है, जो रक्त का प्रवाह है, उसमें उसी अनुसार से हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परिवर्तन कर देगा। अब
अगर कोई व्यक्ति लगातार थोड़े थोड़े भय के स्वरूप में रहता है, एक शब्द का उपयोग होता है, मैं अब उस शब्द को थोड़ा समझने लगा हूं, सच्चिदानंद, चिदानंद, हमेशा आनंद में रहने वाला। हर व्यक्ति आनंद में हर समय कैसे रह सके, कोई भी व्यक्ति। तो हमारे मन में हर समय थोड़ा थोड़ा भय का भाव, थोड़ा थोड़ा क्रोध का भाव, थोड़ा थोड़ा ईर्ष्या का भाव, थोड़ा थोड़ा वासना का भाव, थोड़ा थोड़ा घृणा का भाव, यह तो बना ही रहता है। हम अपना आत्मनिरीक्षण करें तो ऐसा भाव तो हर छोटी छोटी बात लेकर बनता रहता है। और जैसे यह भाव आता है वैसे ही हमारे भीतर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें उसी अनुसार परिवर्तन आएगा, उसी अनुपात में आएगा। ये प्रकृति का नियम है, इसे हम नहीं बदल सकते। हम अपने भावों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, भावों के अनुसार संचालन में जो परिवर्तन होगा उसमें हम नहीं कर सकते, वह परिणाम सामने आएगा ही आएगा। अब विज्ञान यह कहता है, और आज तो कैंसर स्पेशलिस्ट इस बात को कहने लगे हैं, कि 10 में से 8 कैंसर के जो पेशेंट हैं उनके वो ऑर्गेन ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, उन ऑर्गेन्स के ऊपर कैंसर की बीमारी ज्यादा होती है जहां बार बार रक्त की सप्लाई में बाधा आती है। और रक्त की सप्लाई में बाधा क्यों आती है? वह हमारे भावों के कारण से आती है कि अब रक्त का संचालन हुआ, हमारे भीतर भय का, क्रोध का, घृणा का, हिंसा का भाव आया, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ और क्रिटिकल जो ऑर्गन्स थे वहां पे उन्होंने रक्त की सप्लाई को बढ़ाया, दूसरे ऑर्गन्स के ब्लड की सप्लाई को कम किया। और यदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में बार बार वहां रक्त की सप्लाई कम होती रही तो उन ऑर्गन्स का न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी सिस्टम कम हो गया। और वो अगर उनका इम्यूनिटी सिस्टम कम हो गया तो वे बीमारी को प्रोन ज्यादा हो गए, उनको बीमारी की वहां संभावनाएं बढ़ गई। तो फिर वह डायबिटीज की चाहे बीमारी हो, चाहे वह हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, इसके पीछे जो भावों का, जो इमोशन का संबंध है, वह संबंध अब हमें समझ में आ रहा है। अब इसके विपरीत आप देखिए कि यदि यह पूरी मात्रा में ऑक्सीजन जा रही है और पूरी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, तो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को मालूम है कि मेरे पास सप्लाई पूरी है। पहले की तरह अवस्था नहीं है कि ना तो पूरी ऑक्सीजन ले पाए थे और ना ही पूरी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पाए थे। तो जब सप्लाई पूरी है तो डिस्ट्रीब्यूट तो जो सप्लाई है उसी को हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने करना है। इसका मतलब है नॉन क्रिटिकल ऑर्गन, सो कॉल्ड नॉन क्रिटिकल ऑर्गन्स, जहां को पहले सप्लाई कम कर दी जाती थी, अब हमारा एआई, हमारा सिस्टम उसको भी पूरी सप्लाई दे पाएगा, क्योंकि उसके पास सप्लाई की कमी नहीं है। हमने अपने ब्रेथ को रेगुलेट करके इस प्रकार से व्यवस्था की है कि हमें पूरी की पूरी मात्रा में शुद्ध रक्त मिलता रहे और अशुद्ध वायु बाहर निकलती रहे। तो यदि हमारी राशनिंग जो होती है वो तो अवेलेबल सामग्री पर होती है ना। घर में अगर 20 प्राणी है और हमारे पास 2 ही किलो सामग्री है तो हम 100 ग्राम सबको देंगे। और हम 20 प्राणी है और हमारे पास अगर 20 किलो सामग्री है तो सबको 1-1 किलो देंगे, राशनिंग करेंगे। अब जरूरत हमारी जितनी है वो अधिक से अधिक पूरी हो जाएगी तो हम उतने स्वस्थ रह पाएंगे। तो यह एक उसका दूसरा विज्ञान हुआ। अब मैं इस बात को और आगे बढ़ाता हूं। मैंने केवल शरीर की बात की, अब जरा मन की बात भी कर लें कि मन पर श्वास का कैसे प्रभाव होता है। शरीर, मन, भाव, आंख की पुतली, श्वास का लेना, ये सब एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, किसी एक को अलग कर नहीं देख सकते। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे के संबंध को देखेंगे तो पूरा चक्र हमें समझ में आ जाएगा। एक को पकड़ेंगे तो दूसरा ठीक, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा ठीक। एक गड़बड़ हुआ तो दूसरा गड़बड़ हुआ, तीसरा गड़बड़ हुआ। 1 मिनट में हम 15 से 17 श्वास लेते हैं या 20 श्वास लेते हैं और 1 मिनट में लगभग 40 थॉट आते हैं। यह साइकोलॉजिकल विज्ञान है, मन का विज्ञान है। और ये मन का विज्ञान यह भी कहता है कि उसमें से नेगेटिव थॉट्स की मात्रा अधिक होती है, पॉजिटिव थॉट्स की मात्रा कम होती है। और जैसा मैंने अभी कहा कि यदि नेगेटिव थॉट आएगा तो उसका प्रभाव क्या होगा ये हम समझ रहे हैं। नेगेटिव थॉट आएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे जो परिवर्तन आएगा उसको एडजस्ट करने के लिए रक्त के संचालन में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, अभी हमने समझने का प्रयास किया। मैंने आपको एक कार का उदाहरण दिया था कि किस स्पीड से हम कार चला रहे हैं उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है। तो यह जो लगभग 40 थॉट आते हैं इसे हम बीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं।
और इसकी स्पीड को हम साइकिल्स पर सेकंड में मापते हैं, तो दिस इज नोन एज 14 to 35 साइकिल्स पर सेकंड। इस स्पीड से हमारे थॉट चलते हैं, तो तब लगभग 40 थॉट आते हैं, और वह तब आते हैं जब हम 15 से 17 श्वास 1 मिनट में ले रहे होते हैं। लेकिन कभी तो हमें ज्यादा सोचने की, गहराई से सोचने की जरूरत होती है, और प्रकृति ने व्यवस्था दी है। गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में दिया है, आपको एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना हो सकता है, आपको अस्पताल जल्दी पहुंचना हो सकता है, आपको भी जल्दी पहुंचना हो सकता है, तो गाड़ी की स्पीड आप बढ़ाइए, जल्दी पहुंच जाइए, लेकिन फिर नॉर्मल स्पीड पर आ जाइए। ऐसा नहीं है कि लगातार आप 120 140 की स्पीड पर चलाते रहिए, फिर तो आप एक्सीडेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी कठिनाई क्या है, जब विचारों की बात आती है तो कभी कभार हमें ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता होती है, या कभी कभार गुस्सा आ गया, कभी कभार भय का भाव आ गया, तब हमारे विचारों की संख्या बढ़ गई। जैसे नेगेटिव थॉट आएंगे वैसे विचारों की संख्या बढ़ेगी, जैसे हम चिंतन ज्यादा करेंगे वैसे विचारों की संख्या बढ़ेगी। तो उसे हम गामा स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं, जहां 35 साइकिल पर सेकंड की स्पीड से ज्यादा सोचते हैं हम लोग। अब लगातार गामा स्पीड में हम बने रहेंगे तो हमारी अवस्था वही हो जाएगी जो 150 की स्पीड पर गाड़ी लगातार चलाने से होने वाली है। हमारा वियर एंड टियर अधिक होगा, हमारी एवरेज कम हो जाएगी, और हमारा एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। और ये एक्सीडेंट का खतरा बढ़ा हुआ हम देखते हैं कि जब इतना अधिक अच्छा भोजन करने के बाद, इतनी सुख सुविधाओं के बाद, इतने अच्छे वातावरण में रहने के बाद भी जो ऑर्गन हमारे 200 साल चलने चाहिए, और यदि 80 साल की अवस्था रहे तो 80 साल तक तो जिनको बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए, 20 साल 30 साल 40 साल की अवस्था में फेल हो रहे हैं। किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी का हार्ट फेल हो रहा है, किसी का लीवर फेल हो रहा है, किसी को डायबिटीज की बीमारी हो रही है, क्योंकि हम गामा स्टेट ऑफ माइंड में ज्यादा से ज्यादा रह रहे हैं, 35 साइकिल पर सेकंड की स्पीड से ज्यादा से सोच रहे हैं। इसका मतलब हमारे विचारों की संख्या का प्रवाह बहुत ज्यादा है, और उससे हमारे श्वास की संख्या भी बढ़ रही है, श्वास छोटा हो रहा है, और वह पूरा का पूरा चक्र कैसे चलता है उसकी विवेचना भी मैंने आपके सामने की है। अब तीसरी अवस्था है जहां 13 से लेकर नीचे 7 to 13 साइकिल पर सेकंड की स्पीड से हम सोचते हैं। इसे बोलते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। पश्चिमी जगत में इसको बोलते हैं अल्फा पर्सनैलिटी का विकास। अल्फा पर्सनैलिटी का हमारे यहाँ कहेंगे शांत मन का विकास होना। अल्फा पर्सनैलिटी का मतलब पीस, हैप्पीनेस, हार्मोनी। जितना अधिक कम मात्रा में सोचेंगे तो उतना ही हमारा मन शांत होगा, उतने ही हमारे भाव स्थिर होंगे, उतना ही हमारा रक्त का संचालन अधिक होगा, उतने ही हमारे सारे ऑर्गन स्वस्थ हो जाएंगे, उतने ही हम प्रसन्न रह सकेंगे। मैंने कहा पीस, हैप्पीनेस, हार्मोनी। तो अब विचारों की संख्या को हम कैसे करें, हमें इस प्रक्रिया को जानना है। तो विचार का और श्वास का सीधा संबंध है। विचारों की संख्या ज्यादा, श्वास की संख्या ज्यादा। विचारों के प्रकार में जिस तरह का परिवर्तन होगा, श्वास की गति और लय में भी उस तरह का परिवर्तन आ जाएगा। जैसे विचार होंगे वैसा ही श्वास होगा। क्रोध वाला विचार है तो श्वास भी उसी प्रकार का उबड़ खाबड़ होगा। भय वाला विचार है तो श्वास भी उसी प्रकार का होगा। घृणा का भाव है, घृणा के विचार हैं, तो श्वास की गति और लय भी उसी प्रकार की होगी। श्वास की गति और लय में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। स्वर का विज्ञान बहुत ही सूक्ष्म और बड़ा ही महत्वपूर्ण विज्ञान हमारे लिए है। तो जैसे ही हमारे विचारों में परिवर्तन आएगा, वैसे ही हमारे श्वास की गति और लय में परिवर्तन आएगा। और कठिनाई की बात यह है कि हम नेगेटिव थॉट, निषेधात्मक विचारों के साथ अधिक जीते हैं, और वैसे ही हमारे श्वास की गति और लय प्रभावित होती है। तीसरा जगत है भाव का जगत, इमोशंस का जगत। घृणा का भाव, जैसे मैंने कहा, विचार, मैंने कहा विचार भावों से उत्पन्न होते हैं, और भाव और विचार एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। तो मैंने जैसे कि पहले चर्चा की, जैसे हमारे भाव होंगे वैसे विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसा ही हमारा श्वास होगा। तो प्रकृति ने व्यवस्था की दी है कि कैसे जैसे भाव होंगे किस प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव होगा, कैसे विचार होंगे कैसा श्वास होगा। यदि हम भाव अच्छे रखते हैं, यह हमारे लिए हित की बात है। प्रकृति ने ये नियम हमें देके भेजा है, प्रकृति ने हमें समझा दिया, यही अध्यात्म है। हमारा अध्यात्म क्यों कहता है प्रसन्न रहने के लिए, हमारा अध्यात्म क्यों कहता है दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखने के लिए, हमारा अध्यात्म क्यों कहता है विधायक भाव रखने के लिए,
अध्यात्म क्यों कहता है क्रोध न करने के लिए, असत्य न बोलने के लिए, चोरी न करने के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करने के लिए, हिंसा न करने के लिए? क्योंकि वह प्रकृति का नियम हमें समझा रहा है कि यदि इस प्रकृति के नियम को नहीं मानेंगे तो सबसे पहले उसी क्षण आप अपना अहित करना प्रारंभ कर देंगे। किसी दूसरे पर कितना प्रभाव होगा नहीं होगा उस बात को एक बार पीछे छोड़ दे, हमने उसी क्षण अपना अहित करना शुरू कर दिया। यह प्रकृति का अटल सत्य है, अटल नियम है। तो जैसा भाव आएगा वैसा ही हमारे भीतर उसी क्षण परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। मैत्री का भाव रखेंगे, करुणा का भाव रखेंगे, सहनशीलता का भाव रखेंगे, संतोष का भाव रखेंगे, वैसा परिवर्तन भीतर होना शुरू हो जाएगा। रखेंगे, घृणा का भाव रखेंगे, वैसा ही परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि इन भावों में, इन विचारों में परिवर्तन कैसे किया जाए जिससे कि मैं प्रसन्न रह सकूं, स्वस्थ रह सकूं, विधायक भावों के साथ जी सकूं। हम कहीं से प्रारंभ कर सकते हैं, हम बौद्धिक जगत से प्रारंभ कर सकते हैं। ध्यान की परंपरा में विचार प्रेक्षा एक ध्यान का प्रयोग है। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो केवल विचारों को देखने का प्रयास करती हैं। विचारों को देखते देखते विचारों का लोप होना प्रारंभ हो जाता है। वह एक प्रकार है, वह भी उतना ही सही है जितना दूसरे प्रकार हैं। शरीर प्रेक्षा का प्रयोग भी है, वह प्रयोग भी उतना ही प्रभावी है। बहुत से प्रयोग हैं। श्वास का प्रयोग सबसे सरल और सबसे प्रभावी प्रयोग है। इसके माध्यम से हम बहुत जल्दी गहराई में पहुंच सकते हैं। श्वास के विज्ञान की हमने चर्चा की। जैसे ही श्वास को हम पकड़ते हैं, श्वास को धीमा और मंद करते हैं, उसी अनुपात में विचारों की संख्या को कम होना ही होगा, विचारों को केंद्रित होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि श्वास मंद रहे और विचार तेज चले। प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। जिस मात्रा में प्रकाश आएगा उस मात्रा में अंधकार को जाना ही होगा। अंधकार को लाठी से मारकर, बंदूक से मारकर के नहीं भगाना होता है, आपको केवल प्रकाश जलाना होता है, प्रकाश की व्यवस्था करनी होती है। उसी प्रकार से जैसे ही श्वास को हमने संगीत में बना दिया, श्वास को हमने लयबद्ध बना दिया, श्वास को हमने धीमा कर दिया, श्वास की गति और लय में परिवर्तन कर दिया, तो उसी अनुसार, उसी अनुपात में हमारे विचारों में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। उसी अनुपात में विचारों में परिवर्तन हुआ तो भावों में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। हम लोग बार बार इस प्रयोग को साधें, और जितना साधेंगे, जैसे हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, आधा घंटा पौना घंटा के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए गए, उसका प्रभाव क्या होता है? 24 घंटे के लिए उसका प्रभाव बना रहता है। शरीर में फुर्ती आती है। आप किसी व्यक्ति की चाल को देख करके बता सकते हैं कि यह व्यक्ति सुबह दौड़ लगाने वाला या सुबह रोज मॉर्निंग वॉक जाने वाला, और एक ढीला ढाला बैठा व्यक्ति है, चलता नहीं है, फिरता नहीं है, तो उसको देख करके बता देंगे कि साहब ये इस व्यक्ति में तो बड़ा सुस्त सा व्यक्ति है। अभी थोड़े दिन पहले आईएएस की रिटर्न परीक्षा का रिजल्ट आया है और बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं कि साहब ये मुझे तैयारी कैसे करनी है, ये कैसे करना है। तो मैं कहता हूँ अच्छा आपको तैयारी करनी है तो एक लेसन जो तुम्हें कोई नहीं देगा मैं तुम्हें सबसे पहले दे देता हूँ। कहने लगे सर वो क्या है? हमने कहा कि सुबह तुम्हें 40 मिनट या तो दौड़ना है या बहुत तेजी से वॉक करना है। कहने लगे साहब ऐसा क्यों? मैंने कहा कि देखिए, एक तो उसका विज्ञान तुम जानते हो कि उससे तुम्हारी चाल में फर्क आ जाएगा, तुम्हारे आत्मविश्वास में फर्क आ जाएगा। जब तुम इंटरव्यू बोर्ड के सामने उस कमरों में घुसोगे तो तुम्हारी चाल ही अलग होगी। क्योंकि तुम्हारा ये तो व्यक्तित्व की परीक्षा है ना, तुम्हारा व्यक्तित्व ही अलग से दिखाई देगा। तो केवल 40 मिनट रोज चलने से उसके व्यक्तित्व में, उसके अपीयरेंस में, उसकी चाल में इतना फर्क आ जाएगा कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाएगा। तो वही बात तो हमारे श्वास के साथ लागू होती है कि जब हम श्वास का प्रयोग करते हैं तो वो फिर हमारी गति और लय को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सिस्टम को बताना शुरू करती है कि अब हमें श्वास की गति और लय को कैसे रखना है। और यदि उसका बार बार हम अभ्यास करें, उसके प्रति जागरूक बने रहें,
हर 1 घंटे के बाद 2 मिनट का हमने प्रयोग कर लिया, दिन में 2 या 3 बार के लिए 10-10 मिनट का प्रयोग कर लिया, बार बार करते रहे तो बार बार अव्यवस्थित हुआ, और अव्यवस्थित होने से पहले हमने व्यवस्थित कर लिया। और यदि बार बार व्यवस्थित हुआ तो इसका मतलब है व्यवस्थित होता ही चला गया, उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। दिल्ली के एक डॉक्टर हैं देवेंद्र मित्तल, वे डॉक्टर हैं और अच्छे अनुभवी डॉक्टर हैं, वे चीफ मेडिकल अफसर हैं यहाँ दिल्ली म्युनिसिपैलिटी में। उनका मेरे पास एक दिन फोन आया कि साहब मैं 1 सप्ताह का पहले यहाँ आपके 2-2.5-3 साल पहले कैंप कर चुका हूँ, तब मुझे थोड़ा डिप्रेशन की बीमारी थी। 1 हफ्ते में मुझे बहुत जबरदस्त साहब शेयर करूंगा वीडियो को, आप देखिएगा उनका वीडियो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि साहब कोरोना आ गया, मेरे पिताजी की डेथ हो गई, और मुझे परिवार के अंदर इतना मैं पिताजी के साथ जुड़ा हुआ था कि मैं उसको नहीं स्वीकार कर पाया जिस रूप में मेरे डॉक्टर होते हुए उनकी डेथ हुई। और अब मैं जानता हूं कि डिप्रेशन की दवा लेने से क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, इसका भी विज्ञान मैं जानता हूं, परंतु मुझे समाधान नहीं मिल रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैंने उनको समताल श्वास प्रक्रिया का प्रयोग बताया और उन्होंने बड़े ही नियम के अनुसार पिछले 1-1.5 महीने के करीब समताल श्वास प्रक्रिया का प्रयोग किया, लगभग आधा घंटा 40 मिनट डेली का प्रयोग किया। तो अभी लगभग 1 सप्ताह पहले मैंने कहा कि चला रिव्यू करते हैं कहाँ पहुंचे हैं। तो जो उन्होंने मुझे बताया, उनकी बात को सुनकर के मेरे चक्षु खुले और मुझे बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा साहब 3 बातें। एक तो मैंने समताल श्वास प्रक्रिया का प्रयोग, न जाने मेरे मन में क्या आया, मैंने वज्रासन में करना प्रारंभ किया। वज्रासन में जब मैंने समताल श्वास प्रक्रिया का प्रयोग किया तो साहब मुझे थोड़ी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती थी, वह कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल समाप्त हो गई। अब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरा बाउल मूवमेंट बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। दूसरा उन्होंने कहा कि जब मैंने आपके यहाँ प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग किया था तो श्वास में अंतर यात्रा का प्रयोग जैसे आप करवाते थे, तो मैंने समताल श्वास प्रक्रिया के साथ अंतर यात्रा का प्रयोग किया और मेरे L4 L5 के अंदर बहुत पेन रहता था, और मुझे मालूम है कि L4 L5 की बीमारी को ठीक करना बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन चूंकि मैंने अंतर यात्रा का थोड़ा सा प्रयोग सीखा था और समताल के माध्यम से श्वास को कैसे गहराई से लिया जाए और कैसे छोड़ा जाए, और मेडिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मुझे शरीर का एक एक ऑर्गन भीतर से दिखाई देता है, तो मैंने श्वास के साथ ऊर्जा को वहां ले जाने का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। तो ऊर्जा को वहां ले जाने का प्रयोग किया तो साहब मेरा L5 L4 का जो दर्द है वो बिल्कुल चला गया, और दवा लेने का प्रश्न ही नहीं है। मैं तो जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हूं एकदम, डिप्रेशन नाम की कहीं कोई चीज ही नहीं है। 1 महीने के भीतर, 1.5 महीने के भीतर। कल अपनी एक दूसरी मेडिकल अफसर साथी को लेकर के आए थे, बोलो साहब ये मुझसे किसी साइकेट्रिस्ट का पता पूछ रही थी, तो मैंने कहा साइकेट्रिस्ट तो नहीं, लेकिन मैं प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करवाने वाले एक सज्जन के पास आपको ले चलता हूँ। और कल वे अपने उस साथी को लेकर के आए और उनके साथ मैंने यही समता श्वास प्रक्रिया का प्रयोग किया और आधा घंटा 40 मिनट बैठ करके इसी विज्ञान की चर्चा की। उनके साथ इतने विस्तार में चर्चा नहीं करनी पड़ी क्योंकि वे तो डॉक्टर हैं, तो एक एक बात को बड़ी जल्दी से समझ जाते हैं। तो बाद में रात को उनका फोन आया कि मेरी साथी वो कह रही थी कि मैं खुद डॉक्टर हूं और इतने साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट से मिली हूं, काउंसलर से मिली हूं, लेकिन आज जो बात समझ में आई वो बात पहले क्यों नहीं समझ में आई, मेरा समाधान पहले हो गया होता। तो हम इस विज्ञान को समझें कि इस श्वास के विज्ञान में कितना गहरा रहस्य छुपा हुआ है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने के लिए। और जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है और भावनात्मक रूप से स्वस्थ है, वही तो आध्यात्मिक है। क्रोध अस्वस्थ होने की निशानी है, हिंसा अस्वस्थ होने की निशानी है, असत्य, परिग्रह अथवा अब्रह्मचर्य अस्वस्थ होने की निशानी है। तो जब इन भावों से मुक्त हो गए, आप किस परंपरा को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस पूजा पद्धति को मानते हैं, क्या प्रयोग आप करते हैं, ये तो केवल उस नियम को, उस सत्य को साधने के प्रयोग है। मूल उद्देश्य तो यही है कि हम सत्य के साथ चलें, ब्रह्मचर्य के साथ चलें, संयम के साथ चलें, अपरिग्रह के साथ चलें, अहिंसा के साथ चलें। तो वह प्रयोग तो भीतर से साधना होगा ना, और भीतर से साधने का प्रयोग श्वास के इस प्रयोग के माध्यम से हम कर सकते हैं और हम भीतर से पूरे के पूरे स्वस्थ रह सकते हैं। एक अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात को संपन्न करूंगा और फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स को लेना चाहूंगा कि पहली बात तो हमारा ऑर्गन जो है, हमारे लीवर का जो आयुष्य है, हमारा आयुष्य 80 साल है, एवरेज मान लेते हैं हम लोग, हमारा
आज के जमाने में हम कहते हैं कि भारत में आयुष्य हमारा 80 साल है। लीवर का आयुष्य 80 साल नहीं है, लीवर का आयुष्य तो शायद 150-200 साल है। 80 वर्ष के एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु होने वाली हो, उसका लीवर निकाल करके एक 5 साल के बच्चे को लगा दिया जाए तो क्या वह उसके साथ जीवन भर टिकेगा अथवा नहीं टिकेगा? उसकी आंखें निकाल कर लगा दी जाए, आजकल तो हार्ट भी ट्रांसप्लांट होने लगा है, तो वो लगा दिए जाए तो इसका मतलब हम किडनी भी ट्रांसप्लांट होती है, तो वो ऑर्गन फिर भी काम करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ऑर्गन की लाइफ जो है हमारी प्रकृति ने, जैसे हम लोग बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीदते हैं उसके स्पेयर पार्ट, तो सवाल यह है कि गाड़ी की लाइफ 2 लाख किलोमीटर है, क्या उसके हर स्पेयर पार्ट की लाइफ भी 2 लाख किलोमीटर है, या स्पेयर पार्ट ज्यादा समय के लिए बनाए गए हैं? गाड़ी के लिए उन्होंने क्या किया ये तो अलग बात है, लेकिन हमारी प्रकृति ने हमारे स्पेयर पार्ट बहुत लंबे समय के लिए दिए हुए हैं, तो वो स्पेयर पार्ट इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनका उपयोग नहीं, हम दुरुपयोग करते हैं, और वो दुरुपयोग हमारे अज्ञान के कारण से होता है। तो यदि हम उनका सही में उपयोग करें, सही में उनको ऊर्जा की सप्लाई करें, और ये वाइटल एनर्जी को, इसलिए तो श्वास को वाइटल एनर्जी, प्राण शक्ति कहा गया है, क्योंकि सब कुछ तो इसी के आधार पर चलता है। तो फिर हमारे ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे, सेल स्वस्थ रहेंगे, टिश्यू स्वस्थ रहेंगे, ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे, ऑर्गन सिस्टम स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, विचार स्वस्थ रहेंगे, भाव स्वस्थ रहेंगे, हम आध्यात्मिक जीवन जिएंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। मुझे ये संकेत हुआ है कि थोड़ा सा श्वास का प्रयोग भी किया जाए। तो चलिए, समय तो संपन्न हो रहा है, मैंने सोचा प्रश्नोत्तरी की जाए या श्वास का प्रयोग किया जाए। समय हमारा संपन्न हो रहा है, बताइए, जैसा आप सुझाव करेंगे वैसा करेंगे। एक छोटा सा प्रयोग भी हो जाए पहले, उसके बाद प्रश्नोत्तरी ले लेंगे। चलिए साहब, आंखें कोमलता से बंद। मैं चूंकि समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग तो आप हमेशा करते ही हैं, तो आज मैं थोड़ा सा आपको दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग 10-12 मिनट के लिए करवाना चाहूंगा। आंखें कोमलता से बंद, सुखपूर्वक जिस आसन में 10-12 मिनट बैठ सकते हैं उस आसन का चुनाव करें। दोनों हाथ घुटनों पर अथवा गोद में वीतराग मुद्रा में, गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई, रीढ़ की हड्डी सीधी, मन शांत, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। चारों ओर ऊर्जा का वातावरण, अनंत ऊर्जा से आप भरे हुए, आप स्वयं एक ऊर्जा के पिंड बन गए हैं। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित, श्वास भीतर जा रहा है, कुछ क्षण रुकते हैं, श्वास बाहर आ रहा है, कुछ क्षण रुकते हैं। कोई भी श्वास न बिना जानकारी के आए न बिना जानकारी के जाए। श्वास भीतर जा रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास बाहर निकल रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। पेट के फूलने और सिकुड़ने के साथ श्वास के आवागमन को अनुभव करें, गहराई से देखें। सहज श्वास परीक्षा। यात्रा करें श्वास के साथ, नथनों से लेकर नाभि तक, नाभि से लेकर नथनों तक, नथनों से श्वास के साथ यात्रा करते हुए नाभि तक जाएं, पेट को फूलने दें। नाभि से नथनों तक यात्रा करते हुए पेट को सिकुड़ने दें, श्वास को बाहर निकलने दें, और हर क्षण श्वास को देखें, पूरे यात्रा पथ को देखें। हर क्षण श्वास का साक्षात्कार करें।
देखते रहें श्वास को, श्वास प्रेक्षा। अब प्रयास पूर्वक श्वास को थोड़ा सा दीर्घ कर दें। श्वास लेने में पहले से थोड़ा सा अधिक समय लगे, भीतर कुछ क्षण अधिक रुकें। श्वास छोड़ने में भी, निश्वास होने में भी पहले से थोड़ा सा अधिक समय लगे, बाहर भी कुछ क्षण अधिक रुकें, लेकिन श्वास की गति और लय बनी रहे। जितना समय पहला श्वास लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही दूसरे में, और फिर तीसरे में, और फिर चौथे में। श्वास की गति और लय मेरे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का प्रतिबिंब है। श्वास की गति और लय बनी रहे। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित। दीर्घ श्वास प्रेक्षा। प्रयास पूर्वक थोड़ा सा दीर्घ श्वास, श्वास प्रश्वास की गति और लय को बनाए रखते हुए पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित, श्वास के यात्रा पथ के साथ जुड़े रहें। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित। श्वास को इतना सूक्ष्म रहने दें कि शायद आपको भी उसकी आवाज न सुनाई दे, परंतु दीर्घ रहे। नथुनों से नाभि तक। बहुत सुंदर।
गहराई से देखें श्वास को। जो लोग प्रयोग संपन्न करना चाहें वे 2-3 गहरे लंबे श्वास लें, प्रयोग से बाहर आएं। जो इस प्रयोग को जारी रखना चाहें वे इस अवस्था को बनाए रखें। वैशाली जी, आपने संपन्न कर लिया। आप कुछ कहना चाहेंगी? 10 मिनट में आपको कैसा लगा? समतल प्रेक्षा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आपने जो पहले सब बातें छोटी छोटी बताई वो बहुत महत्वपूर्ण था। मुझे एक प्रश्न पूछना था कि जब ये श्वास ले रहे थे और छोड़ रहे थे तभी गर्दन नीचे करने के लिए बोला था, तो जी, उसका कुछ कारण है क्या? वो हमारी स्पाइन को सीधा करके उसको अलाइन करना होता है। तो गर्दन यूं पीछे रहेगी तो श्वास के साथ जो हमारा ये वाला केंद्र है इसके साथ अलाइनमेंट पूरा नहीं होगा। ऐसे गर्दन थोड़ी सी नीचे करेंगे तो उसका अलाइनमेंट पूरा हो जाता है। भगवान बाहुबली की बड़ी प्रसिद्ध मूर्ति कर्नाटक में है, श्रवण बेलगुला में। वहां जाकर के उस मूर्ति के नीचे आप लिखा हुआ देखेंगे, भगवान बाहुबली की मूर्ति थोड़ी सी आगे की तरफ झुकी हुई है, उसके नीचे लिखा हुआ है। झुकी तो है ही, उसके नीचे लिखा है। ये ध्यान का विज्ञान है। ये जब ध्यान की गहराई में जाते हैं तो इसको परफेक्ट अलाइनमेंट करना होता है। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि 10 मिनट का प्रयोग करवाया। कुछ लोग अभी भी ध्यान की अवस्था में हैं और केवल 10 मिनट का प्रयोग था, 10 भी नहीं 9 मिनट का प्रयोग था, लेकिन कितनी जल्दी हम रिलैक्स हुए और कितनी जल्दी हम गहराई में चले गए। ये कायोत्सर्ग भी सदा, ध्यान भी सदा। जी रीटा जी। रीता जी सर बोलिए। सर कैसे पता चलता है कि मैंने पूरा श्वास छोड़ दिया या मैंने पूरा श्वास लिया ही नहीं? वो पता नहीं चल रहा है। नहीं, श्वास जैसे पर आपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से होगा। बाद में तो श्वास छूट जाता है। देखिए, ये प्रवेश का माध्यम है। जब आपने श्वास को शुरू में आपको प्रयास करना पड़ता है, फिर आपका अभ्यास हो जाता है। जैसे आप स्विमिंग करते हैं तो शुरू में आप प्रयास करते हैं, फिर तो आप पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, पता नहीं लगता है कि कैसे कर रहे हैं। साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जब आपको गाड़ी चलानी आती है रीटा जी? नहीं आती है। साइकिल साइकिल भी नहीं आती है। चपाती बनानी आती है? हाँ, चपाती तो बनाते ही है। तो चपाती जब बनाती हैं तो आप देख करके बनाती हैं या अपने आप गोल हो जाती है? अपने आप हो जाती है। प्रैक्टिस। वही श्वास के साथ होता है जी। क्योंकि मैं जी। कर तो रही हूँ, श्वास तो छोड़ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा श्वास मैं छोड़ती नहीं, उसके पहले ही ले लेती हूँ करके। नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा फिर दीर्घ करना पड़ेगा आपको, और क्योंकि दीर्घ। आप वो संतुलन आपको स्थापित करना है। धीरे धीरे संतुलन आपको स्थापित करना है। फिर एक बार हो जाएगा तो वही आपकी गति और लय बन जाएगी अपने आप। जैसा आप सेट करेंगे वैसे बन जाएगी, क्योंकि पूरी का साइज अलग होगा, पराठे का साइज अलग होगा और रोटी का साइज अलग अलग होगा। तो जितना आप आटा लेंगी और जिस साइज का बनाएंगे उस साइज का बन जाएगा। तो बाई प्रैक्टिस में थोड़ा जी जी ध्यान जी दे जी सकती हूँ। जी। बहुत नेक्स्ट। सुंदर उदाहरण के माध्यम से आप बहुत से भाई बहनों का हैंड राइज है, लेकिन सबको आज हम सबके प्रश्न ले नहीं पाएंगे। ले लीजिए सेठिया जी, जल्दी जल्दी 1-1 मिनट में सभी को संपन्न करते हैं। मैं चलिए, समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने सब लोग, लेकिन 1-1 मिनट सभी का प्रश्न ले लेते हैं, कोई बात नहीं। संगीता जी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ी है, मंजू जी शिवानी जी भी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी है। हम 1 मिनट मंजू जी को भी ले लीजिए। सभी का 1-1 मिनट ले लीजिए, जल्दी जल्दी संपन्न करते हैं। इतनी देर इन्होंने समय लगाया जी। इस समय हम सांस छोड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम इंस्टॉलमेंट्स में छोड़ रहे हैं, कि दीर्घ लेने के लिए हमें इंस्टॉलमेंट्स में छोड़ना पड़ रहा है। तो फिर से ले शुरू में ऐसा होता है, बाद में उसकी लय बन जाएगी। कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। आप यहाँ से प्रारंभ कीजिए, कोई चिंता की। जी नेक्स्ट। मधु जी बेंगलोर से, अपने आप को अनम्यूट कीजिए मधु जी।
जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली में मेरे लंग्स में बाई बर्थ प्रॉब्लम है, वो हवा निकल मतलब ऑक्सीजन पूरे नहीं भरते हैं जी तो रोक भी नहीं पाती हूँ, पर 13-14 साल से जुड़ी हूँ इसलिए कर पाती हूँ। पर कब आज सुना आपने कहा गर्दन नीचे करके करो, और जी। कुछ कोई कहते हैं कि ऊपर करके थोड़ा सा गर्दन को रखिए, वो क्योंकि अलग अलग प्रयोग है, डिफॉर्मिटी। अलग अलग प्रयोग है। देखिए ओके वो आप गृहिणी है, सब सब्जियों में एक तरह के मसाले नहीं डलते, ओके तो जो ओके, हमारा एक प्रयोग है इसमें इस तरह का प्रयोग करना होता है। जी जी बहुत नेक्स्ट। बहुत धन्यवाद, बहुत जी अच्छा लगा, बहुत अच्छा सरोज लगा। बोथरा, सरोज जी बोथरा, कोलकाता से। हाँ, जी जय जिनेंद्र। जी मेरा मेरा ये क्वेश्चन और ये अनुभव बता रहा है कि जैसे मैंने श्वास ले रही हूँ, तो क्या सर ऐसे होता है कि जैसे श्वास लंबा जा रहा है, नाभि फूल रही है, सब एहसास हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके बीच में एक छोटा सा थॉट आ जाता है, फिर वो वहीं पर वो छूट के फिर वापस आप थॉट के ऊपर मत जाइए, आपको केवल एक श्वास को पकड़ लीजिए, बाकी काम श्वास करेगा। हाँ नहीं, लेकिन आता है क्या सर, ये मेरा हाँ क्वेश्चन है कि थॉट तो हो आएंगे। सकता है क्या? अरे पहले दिन से कैसे होगा, वो तो धीरे धीरे अपने आप होगा संतुलित। आप तो केवल श्वास हाँ को पकड़े रहिए, विचार अपने आप जाएंगे, हाँ, और प्रकाश पकड़ा अंधकार हुआ एक भी साथ। रहता है, श्वास भी पूरा लंबा रहता हाँ है, कोई उसके कोई बाद बात में नहीं। फिर अरे विचार होता है। शून्यता आ जाएगी तो कैवल्य की तरफ बढ़ जाएंगे, इतनी जल्दी थोड़ी कर्मों का निर्जरा होने वाली है, समय लगेगा। अच्छा, श्वास के साथ विचार भी चल रहे हैं क्या? मतलब हो सकता है ये भी। जी हाँ, नहीं चलेंगे चलेंगे चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। आशा अभी तो जी हमने सिंधी पुणे से, सीता गांधी। जय जी जिनेंद्र। थैंक यू सर। जी जय जिनेंद्र, बहुत सुंदर जानकारी दी भाई आज। मेरा एक जी क्वेश्चन था, अंदर तो हम रोक सकते हैं ज्यादा देर के लिए, लेकिन बाहर नहीं रोक सकते हैं थोड़ी। जी, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। बाहर रोकने में अधिकतर लोगों को कठिनाई होती है, अभ्यास साध्य है, अभ्यास से धीरे धीरे होता है। बाहर श्वास रोकना ज्यादा कठिन होता है, और वही वही असली स्टारवेशन है। हाँ, उस स्टारवेशन का एक अपना लाभ है। तो बाहर वही रोकना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास से साध्य है। कोई बात नहीं, तो उसके लिए हमें जबरदस्ती नहीं करना है, अभ्यास करना है, बस ये इतनी सी छूट बात जाता है, तुरंत ये छूट जाता है, फिर लेना हो जाता ही है वैसे। है। जी कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। जय जी जिनेंद्र, बहुत जी सुंदर। जी नेक्स्ट। जिनके जिनके हैंड राइज थे मैंने सबको ऑप्शन दे दिया। अभी मंजू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, मंजू शिपानी जी। इनका एक अशोक जी जैन और है, मैं देख रहा हूँ। अशोक जी को आखिरी कर लेंगे, उनका जी साथ में हमारा संकल्प जी सूत्र का उच्चारण भी करते हैं, तो आखिरी में लेंगे। जी 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 ठीक है। ओमरम सर, आपका जी मंजू जी। बहुत ही सरल और सिंपल ढंग से आपने जानकारी दी कि हर आदमी उसको समझ सकता है और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। आपके इस वक्तव्य से सभी को बहुत लाभ मिलेगा, ऐसी मेरी मानना है। थैंक ओमर हम जी समापन की ओर चलेंगे। जी जी दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, अभी आपको जो कहना है कहते हुए संकल्प सूत्र के साथ समापन करवाइए। अशोक जी जैन। जय जिनेंद्र। केसी जैन साहब ने श्वास के बारे में पूरा विवरण बता दिया। फिर कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा कि प्रयोग नहीं करा रहे तो शायद ये अधूरा सा रहेगा, इसलिए उनको मैसेज दिया कि भाई थोड़ा प्रयोग भी करा दो तो पूरा पैकेज हो जाएगा। अपन किसी को वीडियो भेजेंगे तो उनको भी इसका स्वास्थ्य का लाभ मिल सकता है। तो वो छोटी सी बात को भी उन्होंने ग्रहण करके अपने को अच्छा सा प्रयोग भी करवा दिया। अभी अपन समापन की ओर चलते हैं। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज
1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। और हम बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, तीनों संस्थाओं की तरफ से, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं। ओम अरहम।